नई दिल्ली में जारी G20 समिट के पहले दिन ही साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन गई है। शनिवार को दूसरे सेशन की शुरुआत में पीएम मोदी ने बतौर अध्यक्ष सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कर दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान G20 की मेजबानी कर रहा है। G20 समिट के पहले दिन ही साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन गई। दूसरे सेशन की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने बतौर अध्यक्ष जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कर दिया। डिक्लेरेशन पास होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सभी देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र मंजूर किया है। उन्होंने कहा सभी लीडर्स ने माना है कि G20 राजनीतिक मुद्दों को डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। सभी ने अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों को डिस्कस किया है। The 3 F's, food, fuel and fertilizers, were issues of special concern. Another subject that was addressed by them, as the Sherpa noted, was countering terrorism and money laundering. The leaders condemned terrorism in all its forms and manifestations and recognized that it constitutes one of the more serious threats to international peace and security. So, in conclusion, as you can all see, all G20 member states have come to New Delhi with a strong sense of responsibility about addressing the most pressing global challenges. Speaking for India, we are clear that no one left behind, as the finance minister highlighted, no one left behind is as much a foreign policy goal as it is a domestic one. Indeed. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें चुनौतीपूर्ण समय में अध्यक्षता मिली। G20 का साझा घोषणा पत्र 37 पेज का है। इसमें कुल 83 पैराग्राफ हैं। इसे ही नई दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया है। आइए जानते हैं साझा घोषणा पत्र में किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है। सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर काम करेंगे। भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस बनाया जाएगा। सभी देशों को यूएन चार्टर के नियमों के मुताबिक काम करना चाहिए। बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा। इसके फाउंडिंग मेंबर भारत, अमेरिका और ब्राजील होंगे। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य पर जोर दिया जाएगा। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंकों को मजबूती दी जाएगी। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक ग्लोबल पॉलिसी बनाने को लेकर बातचीत की जाएगी। कर्ज को लेकर बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए भारत ने कॉमन फ्रेमवर्क बनाने की बात पर जोर दिया है। दुनिया में तेजी से विकास करने वाले शहरों को फंड किया जाएगा। ग्रीन और लॉ कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा। सभी देशों ने आतंकवाद के हर रूप की आलोचना की है। आतंकवाद का 9 बार जिक्र किया गया। जाहिर है वैश्विक मंच पर भारत की धाक बढ़ी है। आज दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाह से देख रही है। प्रधानमंत्री की वो बात सच साबित हो रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये नया भारत है। न मैं नजर झुका के बात करूंगा, न मैं नजर उठा के बात करूंगा, दुनिया की आंख में आंख डाल के बात करूंगा। आज भारत के इस तेवर को हर कोई इस्तकबाल कर रहा है, देख रहा है। आज भारत बोल रहा है, दुनिया सुन रही है। जाहिर है भारत कहीं न कहीं अपनी साफगोई से पूरी दुनिया को मुरीद बना रहा है। भारत रामकृष्ण की धरती है, बुद्ध की धरती है, गांधी की धरती है, जहां हर मुश्किल का हल आपसी भाईचारे से प्रेम के जरिए हल करने की रही है। यही वजह है कि आज भारत सिरमौर बन रहा है। दुनिया में अपनी खास जगह बनाई है भारत ने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। आज की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। ये तारीख भारत के उस गौरवगान और उत्थान की गवाह बन चुकी है जिसका अपना एक स्वर्णिम इतिहास है। भारत G20 का आयोजन कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ अतिथियों का स्वागत कर रहा है। यह निमंत्रण भारत के वसुधैव कुटुंबकम की भावना को और प्रगाढ़ करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में G20 समिट में आए वर्ल्ड लीडर्स का स्वागत किया।
एक तरफ जहां देश के अंदर ही सनातन को लेकर कुछ नेता विवादित बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर भारत के सनातन का इकबाल बुलंद हो रहा है। भारत के सनातन की गूंज आज पूरी दुनिया देख रही है। इसका उदाहरण है G20 सम्मेलन। भारत की मेजबानी गदगद हर हिंदुस्तानी। भारत और भारतीयता का मंच बना G20। अध्यात्म और अर्थ का अनोखा संगम। दुनिया बोल रही वसुधैव कुटुंबकम। ये भारत मंडपम है, देश के गौरव को दर्शा रहा है। आज की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। ये तारीख भारत के उस गौरवगान और उत्थान की गवाह बन रही है जिसका अपना एक स्वर्णिम इतिहास है। भारत G20 का आयोजन कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ अतिथियों का स्वागत कर रहा है। यही नहीं, ये मोदी अपने पड़ोसी देशों के साथ भी संबंध को मधुर और बेहतर बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये मोदी ने अपने पड़ोसी देशों को भी G20 में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा। उन पड़ोसी देशों को जो G20 के मेंबर भी नहीं हैं। ये निमंत्रण भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को और प्रगाढ़ करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में G20 समिट में आए वर्ल्ड लीडर्स का स्वागत किया। मोदी जिस तरह मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, वहाँ बैकग्राउंड में कोणार्क मंदिर का सूर्य चक्र बना हुआ था। यहीं पर जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की, हाथ से हाथ मिलाया, गले लगे और एक दूसरे को यकीन दिलाया कि हम साथ साथ हैं। ये मिलन है दो महाशक्तियों का। ये मिलन है दो संस्कृतियों का, जो भारत के गौरव और आतिथ्य को देखकर गदगद है। जो बाइडेन ने कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में जानना चाहा, मतलब ये कि बाइडेन भारत की संस्कृति से प्रभावित हैं और वहाँ की धरोहर के बारे में उनकी गहरी दिलचस्पी है। आइए जानते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर का क्या इतिहास है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के कोणार्क में स्थित है। यह भव्य मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। कोणार्क मंदिर देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण सूर्य देव के रथ के आकार में किया गया है। यह मंदिर मध्यकालीन वास्तुकला का अनोखा उदाहरण है। यह मंदिर भारत के 7 अजूबों में से एक है। कोणार्क शब्द पूर्ण और अर्क शब्दों से मिलकर बना है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने करवाया था। इस मंदिर को भगवान सूर्य देव के रथ के आकार में बनाया गया है। इस रथ के कुल 24 पहिए हैं, साथ ही 7 घोड़े हैं। यह मंदिर लाल बलुआ और ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। सूर्य मंदिर समय की गति को दर्शाता है, जिसे सूर्य देवता नियंत्रित करते हैं। पूर्व दिशा की ओर जाते हुए मंदिर के 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। 24 पहिए दिन के 24 घंटे को दर्शाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 12 जोड़ी पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। पूरे मंदिर में पत्थरों पर कई विषयों और दृश्यों को मूर्तियों के द्वारा दर्शाया गया है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक किस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी से मिल रहे हैं। ऋषि सुनक के चेहरे पर एक मुस्कान है, भारत के प्रति विश्वास और सम्मान है। आज इस सनातन का विरोध देश में हो रहा है। देश के कुछ नेता सनातन पर हमलावर हैं, विवादित बोल देते हैं। उसी सनातन का डंका आज G20 में शामिल सभी नेताओं के सर चढ़कर बोल रहा है। ऋषि सुनक खुद को हिंदू बता रहे हैं और हिंदू होने पर गौरवान्वित होने की बात कह रहे हैं। जय सियाराम बोलते हैं। G20 की बैठक में पहुंचने पर ये मोदी ऋषि सुनक से हाथ नहीं मिलाते, गले मिलते हैं। ये है भारतीय संस्कृति, सनातन का बखान।
आज पूरी दुनिया भारत की तरफ विश्वास भरी निगाह से देख रही है। भारत के गौरव को चार चांद लग रहा है। G20 के आयोजन से भारत का निश्चित रूप से कद बढ़ेगा और भारत के विकास की गति को भी धार मिलेगी। आने वाले दिनों में भारत टूरिज्म का हब बनेगा, ये बात तय है। G20 समिट को संबोधित करते हुए पीएम ने कोरोना के बाद विश्व में विश्वास को संकट होने पर चिंता जाहिर की। यूक्रेन युद्ध ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। जब हम कोरोना को हरा सकते हैं तो आपसी चर्चा से विश्वास के संकट को भी दूर कर सकते हैं। ये सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज हम जिस जगह इकट्ठा हुए हैं यहाँ कुछ किलोमीटर दूर 2500 साल पुराना स्तंभ है। इस पर प्राकृत भाषा में लिखा है कि मानवता का कल्याण सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की धरती ने ये संदेश पूरी दुनिया को दिया था। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा देने वाला है। G20 का आयोजन भारत के सामर्थ्य को दर्शा रहा है, भारत की गौरव गाथा का गान कर रहा है। भारत के सामर्थ्य को दुनिया देख रही है, नमन कर रही है। भारत के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनने का प्रस्ताव रखा। बतौर अध्यक्ष पीएम ने जैसे ही से पारित किया, अफ्रीकन यूनियन के हेड अजाली असोमानी जाकर पीएम मोदी के गले लग गए। मतलब साफ है, ये नए भारत का नवोदय है। ये कालखंड भारत के उदय का गवाह बन रहा है। एक बार फिर भारत विश्वगुरु बनने की राह पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। देश का सबसे बड़ा इंडोर हॉल यानी भारत मंडपम दुनिया की महाशक्तियों का एक महामिलन, जहां पर देखने को मिल रहा है कि दुनिया के सभी देशों की जो महाशक्तियां हैं वो महामंडपम में इस वक्त देखने को मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि G20 का जो सम्मेलन है दिल्ली में आयोजित हो रहा है और लगातार महाशक्तियों का जो मिलन हुआ ये पहला था जब दुनिया के शक्तिशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में एक साथ दिखे। पूरी दुनिया की नजरें भारत के मंडपम पर टिकी हुई थी। भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। देश अपने अतिथियों का स्वागत सम्मान कर रहा है। क्या है G20 और इससे भारत को क्या फायदा होगा, ये रिपोर्ट देखिए। वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को बढ़ा रहा भारत। आज वैश्विक मंच पर बढ़ा भारत का कद। G20 का हिंदुस्तान ने किया शानदार आयोजन। विदेशी नेता करेंगे भारत दर्शन। वसुधैव कुटुंबकम हमारी भारतीय संस्कृति के इन दो शब्दों में एक गहरा दार्शनिक विचार समाहित है। इसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है। ये एक ऐसा सर्वव्यापी दृष्टिकोण है जो हमें एक सार्वभौमिक परिवार के रूप में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक ऐसा परिवार जिसमें सीमा, भाषा और विचारधारा का कोई बंधन ना हो। G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान ये विचार मानव केंद्रित प्रगति के आह्वान के रूप में सबके अंदर प्रकट हो रहे होंगे। हम वन अर्थ के रूप में मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। हम वन फैमिली के रूप में विकास के लिए एक दूसरे के सहयोगी बन रहे हैं और वन फ्यूचर के लिए हम एक साझा उज्जवल भविष्य की ओर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। G20 की अध्यक्षता भारत के पास होना ये प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है। यह प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की साख दिन पर दिन दुनिया के वैश्विक मंचों पर बढ़ती जा रही है। इसी बीच में G20 यहाँ हो रहा है। G20 की लगभग 48-49 बैठकें अभी तक देश में 50 स्थानों पर हो चुकी हैं। अब राष्ट्राध्यक्षों की बैठक
संपन्न होने वाली है। सभी राष्ट्राध्यक्षों का हिंदुस्तान आना और G20 में भाग लेना ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं इस अवसर पर सभी का स्वागत करता हूँ। कोरोना वैश्विक महामारी के बाद की विश्व व्यवस्था इससे पहले की दुनिया से बहुत अलग है। कई अन्य बातों के अलावा कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस बात का एहसास बढ़ रहा है कि दुनिया के जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण से हट मानव केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा, दुनिया ग्लोबल सप्लाई चेन में सुदृढ़ता और विश्वसनीयता के महत्व को पहचान रही है। तीसरा, वैश्विक संस्थानों में सुधार के माध्यम से बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने का सामूहिक आह्वान सामने है। G20 की हमारी अध्यक्षता ने इन बदलावों में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। मेरी शुभकामनाएं मेरी बच्ची जो बेल लगाई थी पूर्व प्रधानमंत्री ने, जो स्थापना की थी हमारे राष्ट्रीय प्रधानमंत्रियों ने, आज उसका फल देखते हैं। ये चक्र के अनुसार अब की मेजबानी का मौका भारत को मिला, तो निश्चित रूप से उनके अध्यक्ष भी यही के प्रधान। कोई ऐसा नहीं होने जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा चुनाव लड़कर या कोई बहुत आउट ऑफ टर्न जाके भारत ने मेजबानी, सिलसिलेवार कभी यहाँ कभी वहां होता रहा। दिसंबर 2022 में जब हमने इंडोनेशिया से अध्यक्षता का भार संभाला था, तब G20 को लेकर मानसिकता में आमूलचूल परिवर्तन का वाहक बनना चाहिए। विकासशील देशों, ग्लोबल साउथ के देशों और अफ्रीकी देशों की हाशिए पर पड़ी आकांक्षाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए इसकी विशेष आवश्यकता है। और इसी सोच के साथ भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का भी आयोजन किया था। इस समिट में 125 देश भागीदारी बने। ये भारत की अध्यक्षता के तहत ही की गई सबसे महत्वपूर्ण पहल में से एक रही। ये ग्लोबल साउथ के देशों से उनके विचार, उनके अनुभव जानने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इसके अलावा हमारी अध्यक्षता के तहत न केवल अफ्रीकी देशों की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी देखी गई, बल्कि G20 के एक स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने पर भी जोर दिया गया। खुले दिल से उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। इस दौरान जबकि वो 8 तारीख को अधिकतर हमारे गेस्ट आ रहे हैं और 10 तारीख को अधिकतर हमारे गेस्ट जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे किसी तरह के इंतजाम में साधारण यात्रियों को भी कोई असुविधा नहीं होगी, लेकिन उनको एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कुछ असुविधाएं हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस होंगे। और इसलिए मेरी ये गुजारिश है, जो भी आने वाले यात्री हो या तो दिल्ली में या फिर दिल्ली से जाने वाले यात्री हो, कि वो अपना ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले से प्लान करके आए। हमारी दुनिया परस्पर जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि विभिन्न क्षेत्रों में हमारी चुनौतियां भी आपस में जुड़ी हुई हैं। ये 2030 एजेंडे के मध्यकाल का वर्ष है और कई लोग चिंता जता रहे हैं कि सतत विकास लक्ष्यों के मुद्दे पर प्रगति पटरी से उतर गई है। SDG के मोर्चे पर तेजी लाने से संबंधित G20 2023 का एक्शन प्लान भविष्य की दिशा निर्धारित करेगा। इससे SDG को हासिल करने का रास्ता तैयार होगा। भारत में प्राचीन काल से प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ना हमारा एक आदर्श रहा है और हम आधुनिक समय में भी क्लाइमेट एक्शन में अपना योगदान दे रहे हैं। ग्लोबल साउथ के कई देश विकास के विभिन्न चरणों में हैं और इस दौरान क्लाइमेट एक्शन का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्लाइमेट एक्शन की आकांक्षा के साथ हमें यह भी देखना होगा कि क्लाइमेट फाइनेंस और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का भी ख्याल रखा जाए। साल 2015 में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का शुभारंभ किया था। अब ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के माध्यम से हम दुनिया को एनर्जी ट्रांजिशन के योग्य बनाने में सहयोग करेंगे। इससे सर्कुलर इकोनॉमी का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। क्लाइमेट एक्शन को लोकतांत्रिक स्वरूप देना इस आंदोलन को गति प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है। जिस प्रकार लोग अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर रोजमर्रा के निर्णय लेते हैं, उसी प्रकार के इस धरती की सेहत पर होने वाले असर को ध्यान में रखकर अपनी जीवन शैली तय कर सकते हैं। जैसे योग वैश्विक जन आंदोलन बन गया, उसी तरह हम लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। पूरी दुनिया आज आशा और विश्वास के साथ भारत की तरफ देख रही है, उसके महत्व को स्वीकार कर रही है।
बिल्कुल, बहुत ही अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं और बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। मीडिया की जिसके थ्रू आप आए हैं, मीडिया की एंट्री हुई है पूरे सिक्योरिटी चेकअप के बाद, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ देश विदेश की मीडिया है वह आएंगी और आ ही रही हैं, और आज से इनॉग्रल एड्रेस भी है हमारे शेरपा का, तो उसके लिए तैयारियां हैं ही। देखिए, सिक्योरिटी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन बहुत अच्छे इंतज़ाम हैं। तो आपने भी जब आप एंटर किए होंगे आपने देखा होगा कि कितनी डिलीजेंटली हमारे दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स हैं, हर पॉइंट के ऊपर लगे हुए हैं, असिस्ट भी कर रहे हैं और सिक्योरिटी का ध्यान भी रख रहे हैं, अच्छे से एयर चेक भी कर रहे हैं और हर चीज़ सुचारू रूप से चल रही है। अब G20 के माध्यम से हम विकासशील देशों को DPI अपनाने, तैयार करने और उसका विस्तार करने में मदद करेंगे ताकि वो समावेशी विकास की ताकत हासिल कर सकें। भारत का सबसे तेज गति से बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाना कोई आकस्मिक घटना नहीं है। हमारे सरल, व्यवहारिक और सस्टेनेबल तरीके से कमजोर और वंचित लोगों को हमारी विकास यात्रा का नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाया है। अंतरिक्ष से लेकर खेल, अर्थव्यवस्था से लेकर उद्यमिता और भारतीय महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। आज महिलाओं के विकास के आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व में विकास के मंत्र पे भारत आगे बढ़ रहा है। हमारी G20 प्रेसिडेंसी जेंडर डिजिटल डिवाइड को पाटने, लेबर फोर्स में भागीदारी के अंतर को कम करने और निर्णय लेने में महिलाओं की एक बड़ी भूमिका को सक्षम बनाने पे काम कर रही है। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता केवल एक उच्च स्तरीय कूटनीतिक प्रयास नहीं है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी और मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी के रूप में हमने इस अनुभव के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए हैं। आज किसी काम को बड़े स्तर पे करने की बात आती है तो सहज ही भारत का नाम आ जाता है। G20 की अध्यक्षता भी इसका अपवाद नहीं है। दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के क्रम में गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने भी अपनी एडवाइजरी जारी की थी, जो 3-4 दिन पहले जारी की जा चुकी, जिसको विभिन्न सोशल मीडिया, अखबारों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया गया है, ताकि लोगों को जो दिल्ली में डाइवर्जेंस है उसी के क्रम में जो हमारे यहाँ डाइवर्जन उसके बारे में विस्तृत जानकारी हो। इसी के क्रम में हमारे जो बॉर्डर के पॉइंट हैं कालिंदी कुंज, चिल्ला और DND, इस पर भी हमारे यहाँ से जो भारी कमर्शियल वाहन, मध्यम जो लाइट वेट है और जो मीडियम कमर्शियल वाहन है, सभी तरह के कमर्शियल वाहन को आज रात 9 बजे से दिल्ली में प्रतिबंधित किया गया है। ये भारत में एक जन आंदोलन बन गया है। G20 प्रेसिडेंसी का हमारा कार्यकाल खत्म होने तक भारत के 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी होंगी। इस दौरान हम 125 देशों के लगभग 1 लाख प्रतिनिधियों की मेजबानी कर चुके होंगे। किसी भी प्रेसिडेंसी ने किसी भी इतने विशाल और विविध भौगोलिक विस्तार को इस तरह से शामिल नहीं किया है। भारत की डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट के बारे में किसी और से सुनना एक बात और उसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना बिल्कुल अलग है, जिसे G20 प्रतिनिधि स्वयं महसूस करेंगे। हमारी G20 अध्यक्षता विभाजन को पाटने, बाधाओं को दूर करने और सहयोग को गहरा करने का प्रयास करती है। हमारी भावना एक ऐसी दुनिया के निर्माण की है जहां एकता हर मतभेद से ऊपर हो, जहां साझा लक्ष्य अलगाव की सोच को खत्म कर दे। G20 अध्यक्ष के रूप में हमने वैश्विक पटल को बड़ा बनाने का संकल्प लिया था, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि हर आवाज सुनी जाए और हर देश अपने योगदान दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। इंडिया के साथ नमस्कार।